अपने फैमिली होम अभी भी जाती हैं, मिलती हैं, विजिट करती हैं? नहीं, उस तरह का फैमिली होम, दादा का घर ज़रूर है, लेकिन एक तो वहाँ पे अब चचा की फैमिली है, वो उन्होंने अपने मुताबिक उस घर को डेवलप कर लिया है। जो पुराना घर था बड़े सहन वाला, वो नहीं है। अब मेरे लिए शेखुपुरा जो है वो सिर्फ डैडी की कब्र है, और मैं सिर्फ शेखुपुरा कब्रिस्तान जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। शोई साहब, एक बचपन होता है और एक बचपना होता है, तो किस पार्टी पे महसूस करते हैं कि बचपना अभी तक ज्यादा? बचपना नहीं, असल में मेरा ख्याल है कि मैं इसे ज़रा और तरह से देखता हूँ। हम 24 करोड़ अवाम जो पाकिस्तानी है ना, उनके लिए शायद रियासत को समझना मुश्किल हो गया कि रियासत क्या होती है। तो सबसे पहले तो लोगों को रियासत समझनी चाहिए कि रियासत क्या है, उसके बाद लोगों को रियासत की कदर व कीमत का अंदाज़ा होगा। लोगों को अगर रियासत समझनी है ना, तो फिर फ़लस्तीन को देखें, फिर वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को देखें, सही बात, और फिर वो उस आज़ादी की शायद कदर व कीमत देख सकेंगे। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ राय हो सकता है, एक दूसरे से आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन तहज़ीब आपके खून की निशानदेही करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहज़ीब जो है, एक इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार जो है, वो आपको ख़ानदान से मिलता है। सही बात। इसका फैसला मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि ये हर एक का अपना तयशुदा मयार है कि मैंने अपने बच्चों को किस मयार तक। बिल्कुल रिलेटिव चॉइसेस है। आपका पॉलिटिक्स में रोल रहा, आप पंजाब में रहा नहीं, मैं रखूंगा भी, हूँ भी। नहीं, इसको जरा क्लियर कुछ माजी की हुकूमतों की बात करना चाह रहा था। उस कॉन्टेस्ट में मैंने बात की कि आप उस्मान बुज़दार के दौर को, परवेज़ इलाही के दौर को और मरियम नवाज के अब तक के दौर को कैसे कंपैरिजन करें? देखिए, मैंने परवेज़ इलाही के साथ भी पूरे 5 साल गुजारे, मैंने नाम इसलिए लिया, और बुज़दार के साथ भी गुजारे। मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा अगर ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, इसलिए कि मेरे पास वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट था। एग्जैक्टली मैंने उस पर काम किया, और मैं गली गली जाता था। मैंने लाहौर से लेके रहीम यार खान और लाहौर से लेके अटक तक खुद विजिट किया। और मसला क्या होता था कि कोई अथॉरिटी नहीं होती थी वहां पे किसी की कि कौन ये काम करेगा। मैं हेल्पलेस होता था एसी और डीसी के पास जाने के अलावा, और उनके पास बहुत काम होता है, और उनके पास काम के अलावा अगर वो मेरे साथ चल भी पड़े हैं तो मेरे बाद मौजूद नहीं होंगे। यस, वो थोड़ी देर के लिए होगी, बस वो उतनी देर काम करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से अथॉरिटी आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसमें एक इशू की निशानदेही जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, हुकूमत प्राइस इन्फोर्समेंट सिर्फ उस चीज की कर सकती है जिसकी अवेलेबिलिटी हुकूमत गारंटी करती है। True. अगर आप गंदम की खरीदारी गारंटी करती हैं ना, तो आप गंदम के बाद आटे की कीमत के तयन का हक रखते हैं। True. लेकिन अगर आप आलू मंडी में खुद गारंटी नहीं कर पाएंगी तो आप आलू की कीमत नहीं तय कर पाएंगे। दुरुस्त है। वो डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। उस पे मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक ऐसी अथॉरिटी के साथ लेजोन में रखें कि जो डे टू डे डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखने पे काम करे, तो शायद बहुत काम आसान हो जाएगा। मैं इसमें अब ये चूंकि कर दिया है चॉइस साहब ने बात, तो ये ऑलरेडी उसका मैकेनिज्म का हिस्सा है जी। जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये मेन क्रक्स होगा हमारी अथॉरिटी के काम करने के ऊपर। हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने का जो है सीएम ने जो है वो हुक्म दिया है। कितने ट्रक किस चीज़ के आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये तक का रिकॉर्ड, ये तक का रिकॉर्ड हमारे पास होगा। और इवन ये है कि लाइव स्टॉक है, हमारी मुर्गियाँ हैं, अब किस फॉर्म में कितनी मुर्गियाँ हैं, उसमें मतलब कितनी जिंदा हैं, कितनी मुर्दा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसके ऊपर कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ ये मैकेनिज्म और ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है ये डेवलप की गई है, जिसके आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है। और 6000 प्लस लोग सिर्फ डेडिकेटेड हैं इस अथॉरिटी के साथ। जो आपने जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक बंदा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, वो एक जगह पे है तो दूसरी जगह नहीं है। लेकिन ये हमारे तो मतलब एक शहर के अंदर एक सड़क के बाद दूसरी सड़क पे और कीमत है, एक सड़क पे और चीज़ की कीमत है, दूसरी सड़क पे और। तो ये इसको बाकायदा एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ हर चीज़ का रिकॉर्ड रखकर लाइव डैशबोर्ड के साथ इसको जो है मॉनिटर किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस इनिशिएटिव से जो एक होर्डिंग वाला एक अजाब होता है हमारे मुल्क में, जो पूरी दुनिया में अफसोस होता है वैसे कि क्रिसमस पे हर जगह जो अपने आप को मुसलमान जो कौमें नहीं हैं वो जो है वो ज़्यादा रिलीफ देती हैं। हमने सारा जो है वो अपने कमाई रमज़ान के महीने में करनी होती है, और कहने को हमने रोज़े भी रखे होते हैं। मुसलमान भी दूसरे जन्म का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर दोबारा से करियर स्टार्ट करना पड़े तो एक्टिंग, सियासत या वकालत?
देखो अगर डैडी जिंदा होते तो मैं कोई और जवाब देती, लेकिन उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे वकालत को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, और उनकी ख्वाहिश थी वो मुझे एक अच्छा वकील देखना चाहते थे। बट मुझे इतना ओवर डोमिनेट कर लिया पॉलिटिक्स ने कि मैं वकालत नहीं कर सकी। कैसे एंट्री हुई सियासत में आपकी? बाय चांस, अल्लाह पाक मतलब कोई इंस्पिरेशन, कोई कुछ तो होगा। देखो बहुत सारी चीज़ें ना, बल्कि हमारे ज़िंदगी के फैसले, मैं तो ईमान है मेरा कि ये अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं। मैं कुछ फैमिली क्राइसिस से गुजर रही थी उन दिनों में, और मैं डैडी के साथ चैम्बर भी जाया करती थी। सो वो उस वक़्त ग्रेजुएशन की शर्त नई आई थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो दे वर सर्चिंग फॉर ग्रेजुएट वुमेन जो असम्बलियों में जा सकें। तो मैंने देखा कि बहुत देर से जो है वो एक मिरर था डैडी के और मेरे कैबिन के बीच में। तो वो डैडी कभी अखबार देखते थे, कभी ऊपर देखते थे, कभी मेरी तरफ देखते थे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैं चली गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखो, उन्होंने मेरे आगे अखबार रखा। मेरे डैडी फाउंडर मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, और उसमें पीपल्स पार्टी ने जो है वो इन्विटेशंस जो है एप्लीकेशन में राइट की थी MPs के लिए। तो मैं हंस पड़ी, मैं कह डैडी मैं नहीं MP मैंने बनना है। तो उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद रहता है और वो मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। उनका ये था कि जितनी सफरिंग्स तुमने देखी हैं अपनी इस यंग एज के अंदर, मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक इन रिटर्न तुम्हें कोई इनाम देना चाहता है, और तुम आम औरत नहीं हो जिसका काम सिर्फ हांडी रोटी करना है। हो सकता है अल्लाह पाक ने तुमसे कुछ और काम लेना हो। सो ये उनका ईमान था कि उन्होंने मुझे इस पॉलिटिक्स में भेजा। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो ज़ाहिर इलेक्शन आ गए थे 2002 वाले। तो अब मुझे चूँकि टिकट मिल गया था, तो मुझे शेखुपुरा में उन्होंने एक चौक में कॉर्नर मीटिंग रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा अब ये भी बाजी MP बनने जा रही है, तो ज़रा आए ना, आके कैंपेन करें। डोर टू डोर कैंपेन तो चलो मुझे समझ में आ रहा था कि किसी की रिक्वेस्ट करना, अब ये जो चौक में खड़े होकर तकरीर करना ना, मुझे आज भी याद है। कोई यूं करके जो मेरी टांगें काँप रही थी ना, और जो मैंने कांपती हुई आवाज़ के साथ कुछ 4 जुमले बोले होंगे हार्डली, वो मुझे आज भी मेरे लिए मेरे एसेट है कि दैट्स हाउ अल्लाह पाक किस तरह आपको चेंज कर देते हैं आपकी ज़िंदगी। कि उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे नहीं पता चला किस तरह से अल्लाह पाक मेरे लिए एक के बाद एक रास्ता खोलते चले गए, और आज जहाँ उसने मुझे बिठा दिया है ये भी उसकी करम नवाजी है। मैं तो किसी का जहाँ बिठाया है ना, जब आप बैठ रही थी तो बड़ा एक जैसे बुक खुली हुई थी मुल्क में कि ये होगा नहीं होगा, शर्तें लग रही थी। अच्छा। और अचानक से जब हुआ तो मैं बिल्कुल चोई साहब के सामने इस बात का एतराफ कर रहा हूँ कि मीडिया में एक खुशी की लहर थी कि ये फैसला दुरुस्त हो गया, कन्ना थलो लंगे जिन्हों कहते ना बच गए। अच्छा ये बताइए, शॉपिंग वॉपिंग करती हैं? हाय आई लव शॉपिंग। नबी खातून भाई के मतलब कमाल बात है। मुझे भी बहुत अच्छे कपड़े पहनने का, शॉपिंग करने का। मार्केट किथे जिथों 800 ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਸਹੀ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਸਹੀ। लॉन दियां ਜਿਹੜੀਆਂ आम कमीज़ां आप बताइए किधर से जगह हर जगह से मिल जाता है। इचरे से भी मिल जाएगा, अनारकली से भी मिल जाएगा। मेरी बेगम को मिल ही नहीं रहा। नहीं, उसको कहो रिगा सेंटर चले मेरे साथ। अच्छा। और रिगा सेंटर के अंदर जाएगा तो मुफ्त में मिल जाएगा। देखना है हुन मतलब मुझे पता है ब्रांड हुन मतलब वो वाली गल है, ब्रांड का सूट है जो 700 मेरा जो मकसद था ना, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि वो एक जो CM का पहले था ना, CM बनने से पहले, वो बहुत जाहिर है बहुत अच्छे कपड़े आज भी पहनती है। और वो मेरा जो कहने का मकसद कि वो कुछ भी पहन लें उनको जचता है। अब वो आम उन्होंने, मैं ब्रांड्स के नाम लेके उनकी यहाँ पब्लिसिटी करना नहीं चाहती, वो आम उन्होंने उनके जो है वो कॉट सेट्स पहने होते हैं, या उनकी वाइट शलवार के साथ उन्होंने फूलों वाला कुर्ता पहना होता है, और उसके ऊपर उनके पास 1500 तरह के दुपट्टे हैं हर कलर के जो उन्होंने ऊपर ले लिए। उनके लिए कोई मसला नहीं है, बट वो जो भी पहने वो फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। इट्स अ फैक्ट। और कई दफ़ा यकीन माने कि हमें लगता है कि हमने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। CM के कपड़े बिल्कुल आम सादी सी फूलों वाली कमीज़ पहनी होती है। हम भी अपने आप को फूलों वाली कमीज़ों के ऊपर ले आए हैं, वो एम्ब्रॉयडर्ड और डिजाइनर सूटों से, कि भाई हमारी CM सादे कपड़े पहनते हैं। उनको सादा, मैंने आज भी देखो सादा सा सूट पहना हुआ है। चोई साहब ने कहा मिल के ला दिए सूट, 2-3 अच्छे लेकिन नहीं, बट ये है कि हाँ ग्रेसफुल के साथ साथ वो एक वो जो वो आता है ना कि एक हुक्मरान को एक वो हुक्मरान की तरह लुक नहीं उनकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो कीमती कपड़े नहीं पहन सकती या नहीं पहनती हैं। जहाँ कई दफ़ा जो इवेंट्स हैं, बहरहाल जैसे वो ईस्टर पे गई थी मरियमाबाद, तो चूंकि ईस्टर था, ईद थी, उस हवाले से उन्होंने आपको ड्रेसअप किया। तो औरत को ड्रेसअप करना आना चाहिए, उसको तमीज़ होनी चाहिए कि किस वक्त कहाँ क्या पहनना, और कैरी करना खत्म है उनको।